एक कहानी से शुरू करते हैं। हाँ। बात 2019 की है। एक आम इंसान, चलिए उसे रमेश मान लेते हैं। वो अपनी एक पुरानी सी गाड़ी में बैठा है और इंजन बंद है। हाँ। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर खड़ा है जहां उसकी ड्रीम कंपनी का ऑफिस है। पर ये कोई आम दिन नहीं है। कुछ खास था उस दिन? खास और थोड़ा भारी भी, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर पिछले कुछ वक्त में वो 4 बार इंटरव्यू दे चुका है और 4 बार रिजेक्ट हुआ है। ओ। उसकी जेब में सिर्फ 1200 रुपए बचे हैं। घर पर एक बीमार माँ है जिसकी देखभाल करनी है, और उसके अंदर एक ऐसी थकान है जो जो कितनी भी नींद लेने से नहीं जाती। मैं समझ सकती हूँ वो थकान जो मतलब इंसान को अंदर से एकदम तोड़ देती है। एक ऐसा पल जहाँ लगता है कि आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। बिल्कुल। वो उस बिल्डिंग के अंदर जाना तो चाहता है, पर लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं बची है। और आमतौर पर ऐसे पलों में इंसान क्या करता है? या तो वो रो पड़ता है या आसमान की तरफ देखकर गिड़गिड़ाता है कि बस अब बचा लो। सही बात है। पर उस गाड़ी के सन्नाटे में रमेश ऐसा कुछ नहीं करता। वो किसी से रोते हुए मांगने की उस डेस्परेशन में, उस लाचारी में नहीं पड़ता। तो उसने क्या किया? वो सिर्फ अपनी आंखें बंद करता है और अपने अंदर एक बहुत ही शांत, ठहरी हुई इमेज देखता है। वो देखता है कि वो उसी ऑफिस के अंदर बैठा है, अपना काम कर रहा है, उसके हाथ में एक कप चाय है और वो मुस्कुरा रहा है। मतलब कोई बेचैनी नहीं थी? जीरो बेचैनी, कोई डर नहीं कि मुझे जॉब मिल जाए, बस एक ठहराव कि हाँ, मैं यहां हूं। 3 मिनट तक वो उस तस्वीर को देखता है, फिर आंखें खोलता है, अंदर चला जाता है, और उस दिन अपने 5वें अटेम्प्ट में वो सेलेक्ट हो जाता है। ये सुनने में तो किसी चमत्कार या इत्तेफाक जैसा लगता है। हाँ, वही लगता है पहली बार सुनने में। पर अगर हम इन स्रोतों के, आज के इन सोर्सेज की गहराई में जाएं, तो समझ आता है कि ये एक्चुअली एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस था। रमेश ने अनजाने में ही उस अवस्था को छू लिया था जहां 5000 साल पुराना वैदिक ज्ञान और आज की मॉडर्न क्वांटम साइंस एक साथ मिल जाते हैं। यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, और आज की इस चर्चा का, इस डीप डाइव का मकसद भी यही है। ये समझना कि ये संकल्प शक्ति, जिसे हम अक्सर बस एक धार्मिक शब्द मान लेते हैं, वो आखिर है क्या? बिल्कुल। और कैसे हमारी सोच सचमुच इस ब्रह्मांड को और रियलिटी को बदल सकती है, बिना किसी चमत्कार के, बिल्कुल साइंटिफिक तरीकों से, पैसे, प्यार और सेहत को लेकर। पर सबसे पहले उस उलझन को सुलझाते हैं। रमेश जब इतनी बुरी हालत में था, तो उसने भगवान से मदद क्यों नहीं मांगी? मांगने में सी क्या कमी है? दरअसल मांगने और पाने के बीच एक बहुत बड़ा और गहरा फर्क होता है, जिसे इन सोर्सेज में इच्छा और संकल्प के रूप में अलग-अलग समझाया गया है। अच्छा, तो इच्छा क्या होती है फिर? जब हमारी जिंदगी में हम कुछ मांगते हैं, जैसे मुझे ये नौकरी चाहिए या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो इच्छा होती है। और इच्छा हमेशा एक कमी से, एक खालीपन से आती है, एक डेस्परेशन से। मतलब हम ब्रह्मांड को ये बता रहे हैं कि हमारे पास वो चीज नहीं है। एग्जैक्टली। और ब्रह्मांड बिल्कुल एक आईने की तरह, एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम उसमें इस खालीपन का सिग्नल भेजते हैं, तो वो उसी नहीं है वाली फ्रीक्वेंसी को हमें वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। ओह वाह! तो वो हमें वही सिचुएशंस देता है जिससे हमारा वो खालीपन और बड़ा हो जाता है? सही पकड़ा, वही होता है। तो फिर ये संकल्प क्या है? रमेश ने जो महसूस किया गाड़ी में बैठकर, वो इच्छा से अलग कैसे था? क्योंकि संकल्प में कोई कमी या खाली जगह नहीं होती। ये एक पूर्ण विश्वास, एक सर्टेनिटी से आता है। ये हमेशा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में होता है। उसने ये नहीं सोचा कि काश मुझे ये जॉब मिल जाए। बिल्कुल नहीं। उसने खुद को वहां मौजूद देख लिया। उसने एक क्लियर स्टिल इमेज बनाई जो यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रही थी कि ये हो रहा है। ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 125 में, जिसे देवी वाक कहा जाता है, एक बहुत ही गहरा सच लिखा है। क्या लिखा है उसमें? जो बोलता है पूर्ण विश्वास से, वो सच हो जाता है। ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये एक वाइब्रेशनल सच्चाई है। इसको अगर मैं एक आसान उदाहरण से समझूं, तो लगता है संकल्प और इच्छा में वही फर्क है जो एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर चिल्लाने में है। अच्छा, जैसे अगर हम उस छोटे से खालीपन चिल्लाएंगी, तो जो एको आएगी उसमें भी हमें वही खालीपन सुनाई देगा। पर संकल्प उस आवाज की तरह है जो चिल्लाई नहीं जाती, जो पहले से वहां की हवा में एक सुकून के साथ घुली हुई है। वाह, ये एनालॉजी बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल सटीक है।
पर यहाँ मेरे अंदर एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल भी उठता है। ऋग्वेदा की ये बातें सुनने में दिल को शांति तो देती हैं, हाँ स्पिरिचुअल भी लगती हैं। हाँ, लगती तो है। पर क्या आज की मॉडर्न साइंस सच में इस बात को मानती है कि ब्रह्मांड हमारी आवाज सुनता है, या ये सिर्फ दिल बहलाने का एक तरीका है? विज्ञान इसे पूरी तरह से मानता है और इसके बारे में क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस में हैरान करने वाली स्टडीज हैं। चलिए क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट को ही देखते हैं पहले। हाँ, ये ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है एक्चुअली? 1920 के दशक में नील्स बोर और वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने एक प्रिंसिपल दिया था, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। इसके मुताबिक इस ब्रह्मांड के जो सबसे छोटे हिस्से होते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स, वो आमतौर पर किसी एक ठोस आकार में या फिक्स्ड स्टेट में नहीं होते। वो एक प्रोबेबिलिटी वेव में होते हैं। मतलब वो पार्टिकल्स एक बादल की तरह हैं जिसमें हजारों रास्ते खुले हुए हैं, उन्होंने अभी तक कोई एक रास्ता चुना नहीं है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब उन पार्टिकल्स को कोई ऑब्जर्व करता है, यानी उन पर ध्यान लगाता है। जब तक कोई देखता नहीं, वो बादल ही रहते हैं। अच्छा। पर जैसे ही एक ऑब्जर्वर उन्हें देखता है, वो हजारों पॉसिबिलिटीज कोलैप्स होकर एक ठोस रियलिटी बन जाती हैं, एक हकीकत। और हमारा संकल्प वही ऑब्जर्वर है। वेट, सच में हमारी सोच उस बादल को ठोस रियलिटी में बदल देती है? हाँ, जब हम एक क्लियर संकल्प के साथ बिना किसी शक के किसी एक रिजल्ट को अपने दिमाग में ऑब्जर्व करते हैं, तो यूनिवर्स उस बदलाव को उसी रियलिटी में फिक्स कर देता है। ये सुनकर सच में मतलब रोंगटे फेरे हो जाते हैं कि हमारी सोच फिजिकल मैटर को बदल सकती है। पर एक उलझन और है यहाँ। बोलिए। हमारा दिमाग तो हर वक्त हजारों चीजें सोचता रहता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल की फिक्र, कभी ट्रैफिक का डर, कभी कोई गाना चल रहा होता दिमाग में। हाँ, शोर तो बहुत होता है अंदर। तो एक अकेला संकल्प उस पूरे दिमाग के कचरे को, उस शोर को चीर के ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचता है? दिमाग फिल्टर कैसे करता है इसे? इसका जवाब हमें न्यूरोसाइंस देती है, हमारे दिमाग के एक खास हिस्से के जरिए, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, या शॉर्ट में RAS। RAS? ओके। ये क्या करता है? इसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करा होता है। 11 मिलियन एक सेकंड में? बिल्कुल। आपकी शर्ट का कपड़ा कैसा लग रहा है स्किन पर, हवा का तापमान क्या है, दूर चलने वाली गाड़ी की आवाज। पर हमारे कॉन्शियस माइंड तक सिर्फ 40 से 50 बिट्स ही जाती हैं। बाकी सब कहाँ जाता है? बाकी सब दिमाग बैकग्राउंड में दबा देता है, ताकि हम उस ओवरलोड से पागल ना हो जाए। RAS ये तय करता है कि इन 11 मिलियन में से कौन सी 40 बिट्स अंदर आएंगी, और वो वही फिल्टर करता है जो इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं। ओह, अब मैं इसको थोड़ा समझ रहा हूँ। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इंटरनेट सर्च इंजन का एल्गोरिदम होता है। सही कहा, बिल्कुल वैसा ही। मतलब जैसे ही हम तय करते हैं कि आज से हमें पतला होना है, डाइट करनी है, तो अचानक पूरे शहर में हमें सिर्फ छोले भटूरे और मिठाई की दुकानें ही दिखने लगती हैं। हाँ, दुकानें तो कहेंगे वही थी। पर क्योंकि हमारा फोकस उस डर और खालीपन पर था, हमारे RAS फिल्टर ने वही ढूंढ निकाला। एग्जैक्टली। इसीलिए संकल्प में फोकस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पर एक और बात है, इस पूरे साइंटिफिक प्रोसेस में सिर्फ दिमाग अकेला काम नहीं करता, दिल की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। दिल की भूमिका किस तरह से? हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने 30 साल की रिसर्च में देखा है कि हमारा दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मशीन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो हमारे शरीर से 3 से 5 फीट बाहर तक फैलता है। 3 से 5 फीट बाहर? यानी हम अपने आसपास एक इनविजिबल एनर्जी लेकर चलते हैं? जी हाँ। और जब हम अपने अंदर एक ठहराव, एक पूर्ण विश्वास का इमोशन लाते हैं, तो इस फील्ड की रिदम एकदम स्मूथली अलाइन हो जाती है, जिसे कोहेरेंस कहते हैं। अच्छा। एक तरफ दिमाग का क्लियर संकल्प और दूसरी तरफ दिल का शांत इमोशन, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बहुत पावरफुल सिग्नल क्वांटम फील्ड में जाता है। ये 3 फुट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सुनने में बड़ा ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट लगता है, पर इन सोर्सेज पर गौर करें तो हैरानी होती है कि हजारों साल पहले जब कोई लैब नहीं थी, लोगों ने इस हार्ट माइंड अलाइनमेंट को वैसे ही यूज किया था। बिल्कुल किया था। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। जैसे मुझे महाभारत के अर्जुन की याद आती है। द्रोणाचार्य के टेस्ट में जब उन्होंने पूछा कि क्या दिख रहा है, तो बाकी सबको पेड़, डाली, पत्ते दिख रहे थे, पर अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिखी। हाँ, उस मोमेंट में वो पूरी तरह प्रेजेंट था। उसके लिए आसपास की दुनिया जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस पल में। कोई डाउट नहीं था। वो अर्जुना का संकल्प ही था, जहां उसका दिमाग और दिल पूरी तरह कोहेरेंट थे। पर इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि संकल्प
हमेशा एक तीर की तरह डायरेक्ट या आक्रामक नहीं होता। इसे बहुत शांति और स्ट्रैटेजी से भी किया जा सकता है। स्ट्रैटेजी से मतलब कैसे? सावित्री की कहानी को ही देख लीजिए इन सोर्सेस में। जब यमराज उसके पति सत्यवान के प्राण लेने आए, तो सावित्री जानती थी कि अगर वो रोते हुए सीधे पति की जान मांगेगी तो उसमें डेस्परेशन होगी, इच्छा होगी। राइट। उसने उस खालीपन को रिफ्लेक्ट करने से मना कर दिया। बिल्कुल। उसने बहुत ही ठहराव और बुद्धिमानी से यमराज से 100 बच्चों का यानी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कह दिया। ये तो एकदम मास्टर स्ट्रोक है। सावित्री ने यूनिवर्स को बाईपास नहीं किया। नहीं किया। उसने एक ऐसा संकल्प क्रिएट किया जिससे पूरा करने के लिए यूनिवर्स को खुद पिछला हिस्सा पूरा करना पड़ा, यानी उसके पति को जिंदा करना पड़ा। ये अंधविश्वास नहीं, प्योर लॉजिक लगता है। एक इनडायरेक्ट पर फुल्ली सर्टन संकल्प। सही बात है। एक और उदाहरण एकलव्य का भी है। उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई और बिना किसी रियल वैलिडेशन के पूरी सर्टेनिटी से प्रैक्टिस की। आज की साइकोलॉजी इसे मेंटल रिहर्सल कहती है। सिर्फ दिमाग में रियलिटी को इतनी गहराई से जीना कि शरीर उसे हकीकत मान ले। हाँ, 1980 के ओलंपिक से पहले सोवियत यूनियन ने अपने एथलीट्स पर एक बहुत बड़ी स्टडी की थी। खिलाड़ियों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। उसमें से ग्रुप डी ने सिर्फ 25% फिजिकल प्रैक्टिस की और बाकी 75%? बाकी 75% सिर्फ मेंटल विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग में जीतने का संकल्प देखा। नतीजा ये निकला कि इस ग्रुप ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया। एकलव्य अनजाने में यही मेंटल रिहर्सल कर रहा था। ये सारी बातें इतिहास और साइंस के नजरिए से बहुत प्रेरक हैं। बिल्कुल। पर अब इसको ना थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। बिल्कुल। आज के भागदौड़ भरे वक्त में जहां हम लोग ईएमआई और रोज की उलझनों में फंसे हैं, वहां एक आम इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करे? अगर किसी को पैसे या करियर में अबंडेंस लानी है तो वो क्या करे? पैसे के मामले में सबसे पहला कदम है अपनी भाषा बदलना। मुझे पैसे चाहिए की जगह मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, इस मानसिकता में आना होगा। इसे शुरू कैसे करें? रोज सुबह उठने के बाद शांति से 5 मिनट आंखें बंद करें। एक स्पेसिफिक सीन देखें, जैसे रमेश ने देखा था। आप कहाँ हैं, क्या पहना है, कैसा फील कर रहे हैं। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ओवर एक्साइटमेंट ना हो। एक्साइटमेंट क्यों नहीं? मतलब खुशी तो अच्छी बात होती है ना जब हम कुछ अचीव करते हैं। खुशी अच्छी बात है, पर ओवर एक्साइटमेंट में अक्सर एक डेस्परेशन छुपी होती है। जैसे कि चलो आखिरकार मुझे ये मिल गया जिसका मेरे पास अभाव था। समझ गया। वो रिलीफ उस कमी को दिखाता है जो पहले थी। एग्जैक्टली। इसलिए एक काम सर्टेनिटी होनी चाहिए। और इस 5 मिनट के बाद दिन में कोई ना कोई एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्शन जरूर लेना चाहिए। संकल्प अगर बीज है तो एक्शन धूप और पानी है। पैसे की बात तो क्लियर हो गई, पर जब रिश्तों की बात आती है, प्यार की, तो वहां इंसान सबसे ज्यादा लाचार महसूस करता है। वहां इमोशन सबसे हैवी होता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि काश वो इंसान मेरी जिंदगी में आ जाए। पर जो हमने अभी समझा उस हिसाब से तो ये काश शब्द अपने आप में ही एक रोना है, एक कमी है। सही पकड़ा आपने। प्यार के लिए संकल्प बनाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखें कि पोजेसिवनेस या जबरदस्ती किसी को अपना बनाने की जिद ना हो। तो विजुअल कैसा होना चाहिए इसमें? एक शांति भरा सीन। रात को सोने से पहले देखें कि आप दोनों एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, शांति से मुस्कुरा रहे हैं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं। और इसमें दोनों इंसानों का खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है मॉर्फिक फील्ड का। मॉर्फिक फील्ड, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझें कि जब दो लोग आपस में जुड़े होते हैं तो उनकी एनर्जी का एक इनविजिबल जाला बन जाता है। अगर आप डर में हैं कि वो मुझे छोड़ ना दे, तो दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली उस डेस्परेशन को महसूस करने लगता है। ओह, और फिर वो दूर भागने लगता है बिना सोचे समझे? हाँ, इसलिए सच्चे संकल्प में जीरो डेस्परेशन होती है, दोनों की खुशी देखी जाती है। ये वाकई रिश्तों को देखने का एक बड़ा ही मैच्योर नजरिया है। और जब हमारी सेहत की बात आती है, हमारी बॉडी की, तब भी यही ठहराव जरूरी है। बिल्कुल। विन मटेरियल्स में ना एक हवाला दिया गया है ब्रूस लिप्टन की किताब बायोलॉजी ऑफ बिलीफ का, कि हमारी सेल्स को सिर्फ जीन्स कंट्रोल नहीं करते। हाँ, हमारा परसेप्शन उन्हें बदल सकता है। जैसे मेडिसिन में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जहां इंसान सिर्फ इस विश्वास से ठीक हो जाता है कि उसने दवाई खाई है।
ये दिमाग का कोई भ्रम नहीं है, एक्चुअल फिजियोलॉजिकल चेंज है। तो हेल्थ के लिए कैसा संकल्प लें? सेल्यूलर संकल्प। अकेले शांति में बैठकर अपना हाथ दिल पर रखें और ये फील करें कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है, बिना किसी शक के। इससे बॉडी में कुछ फिजिकली चेंज होता है? तुरंत शरीर का स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होने लगता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम खुद उस हीलिंग की फीलिंग को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। हमने संकल्प के इतने सारे प्रैक्टिकल तरीके देख लिए, पैसा, प्यार, सेहत, पर मुझे एक डर लग रहा है। कैसा डर? लोग अक्सर ये सब शुरू करते हैं, पर एक हफ्ते बाद कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये सब तो झूठ है। इन स्रोतों में उन 5 गोल्डन रूल्स का जिक्र है जो इसे फेल होने से बचाते हैं। वो क्या है? वो 5 नियम सच में बेस्ड हैं इसका। पहला रूल है प्रेजेंट टेंस। हमेशा वर्तमान काल में सोचें, भविष्य में नहीं, वरना दिमाग हमेशा इंतजार में अटका रहेगा। और दूसरा? दूसरा है स्पेसिफिक होना। जैसे मैं बस खुश होना चाहता हूँ। ये एक बहुत वेग बात है। दिमाग के आरएएस को इससे कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती। तीसरा है फीलिंग। सिर्फ शब्दों को मशीन की तरह दोहराना बेकार है अगर डीपली फील ना करें। सही बात है। चौथा नियम है रेपिटेशन। न्यूरोसाइंस कहती है कि नए न्यूरल पाथवेज बनने में 21 दिन लगते हैं। 41 दिन में मोमेंटम मिलता है और 90 दिन में वो दिमाग की नई रियलिटी बन जाता है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि ये ना बड़ा मैथ्स जैसा लगता है। अच्छा? हाँ, मतलब फर्ज कीजिए मैंने 19 दिन तक बहुत क्लियर संकल्प किया और 20वें दिन किसी वजह से मैं बहुत रो पड़ता हूँ, नेगेटिव हो जाता हूँ, तो क्या मेरे वो 19 दिन का काम जीरो हो जाएगा? दिमाग का डिलीट बटन दब जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग इतना कठोर नहीं है। इसको इस तरह समझिए जैसे आप किसी घने जंगल में रोज एक ही दिशा में चलते हैं। रोज चलने से वहां की घास दब जाती है और एक रास्ता बन जाता है। अगर आप एक दिन उस रास्ते पर नहीं गए तो अचानक वहां पहाड़ नहीं खड़ा हो जाएगा, रास्ता वही रहेगा। 21 या 90 दिन सिर्फ इसलिए हैं ताकि उस रास्ते को पक्का किया जा सके, ताकि दिमाग खुद उस पर चलने लगे। ये सच में बहुत सुकून देने वाली बात है कि अगर एक दिन छूट जाए तो गिल्ट में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। और 5वां नियम है डिटैचमेंट, यानी नतीजे से दूर हो जाना। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर इसको समझने के लिए किसान का उदाहरण सबसे सही लगता है मुझे। हाँ, बताइए। जैसे एक किसान मिट्टी में बीज बोने के बाद हर रोज सुबह उठ के मिट्टी खोद कर नहीं दिखता कि बीज उगाया नहीं। वो अपना काम करता है, पानी देता है और इंतजार करता है। संकल्प वही बीज है, डिटैचमेंट वो पानी है जिससे आराम मिलता है, और हमारा एक्शन वो धूप है जिससे बीज बाहर आता है। बहुत गहरा उदाहरण है। और इस सबके साथ इस प्रोसेस की एक स्पेसिफिक टाइमिंग भी है जिसे संध्या काल का रहस्य कहते हैं। हाँ, ये वह कौन सा होता है? दिन में 2 ऐसे वक्त होते हैं जब संकल्प सीधा सबकॉन्शियस दिमाग में उतरता है। सुबह नींद खुलने से ठीक 5 मिनट पहले का आलसी वक्त और रात को नींद आने से ठीक 5 मिनट पहले। इस वक्त ऐसी क्या खास बात होती है दिमाग में? इन दोनों पलों में हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी थीटा वेव स्टेट में होती है, 4 से 8 हर्ट्ज के बीच। कॉन्शियस माइंड आधा सोया होता है, उसका क्रिटिकल फिल्टर जो हर बात पर शक करता है वो बंद होता है। तो जो भी हम उस 5 मिनट में महसूस करते हैं वो बिना शक के सीधा अंदर छप जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि वैदिक काल में ऋषियों ने बिना किसी मॉडर्न मशीन के इस वक्त को पहचान लिया था और इसे संध्योपासना कहा था। एकदम 5000 साल पुरानी न्यूरोसाइंस। और सोचकर देखिए, यही तो रमेश ने उस दिन गाड़ी में किया था। उसकी थकान इतनी ज्यादा थी कि उसने अनजाने में खुद को उस थीटा वेव स्टेट में, उस पूर्ण शांति में ला दिया और सब कुछ बदल गया। यही वो ताकत है जो हर इंसान के अंदर छुप छाप बैठी है, बस हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए सुनने वालों के लिए एक बहुत छोटा सा पर प्रैक्टिकल सुझाव है आज। हाँ, आज रात सोने से ठीक 5 मिनट पहले किसी और दुनिया में घूमने के बजाय अपनी खुद की उस स्टिल इमेज को, उस सुकून को फील करें, बिना किसी डेस्परेशन के, और उसी सुकून के साथ नींद में चले जाएं। ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी को रात भर प्रोसेस करेगा। बिल्कुल। इन सब बातों से उम्मीद मिलती है, पर एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो हम सबको सोचना चाहिए। हम समझ गए कि सोने से पहले के 5 मिनट कितने कीमती हैं। हाँ। पर आमतौर पर लोग उन 5 मिनट में क्या करते हैं?
हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं जिसमें गुस्सा है, डर है, अगर एक छोटा सा इंडिविजुअल संकल्प हमारी रियलिटी बदल सकता है तो लाखों लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? एग्जैक्टली जब करोड़ों लोग रात को एक ही वक्त पर डर और लाचारी की फ्रीक्वेंसी अपने सबकॉन्शियस में डालकर सोते हैं, तो हम सब मिलकर कैसी दुनिया मैनिफेस्ट कर रहे हैं? क्या हम खुद अपनी शांति का संकल्प लेकर इस कलेक्टिव डर के माहौल को बदल सकते हैं? इस बारे में शांति से सोचिएगा।